पढ़ेंगे कि उपनिवेश होता क्या है। बच्चों, इस किताब में आप पढ़ेंगे कैसे नवाबों और राजाओं को दबाकर अंग्रेजों ने भारत के भूभाग पर अपना शासन स्थापित किया। सबसे पहले उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने शाही खर्चों के लिए राजस्व वसूल किया। उन्होंने अपनी जरूरत की चीजों को सस्ते में खरीदा। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाई। तो बच्चों, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि हम इस इतिहास को कैसे जानते हैं और भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड। अंग्रेजों का मानना था कि चीजों का लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सारे रिकॉर्डों में हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच के बारे में लिखा जाता था। उनका मानना था ऐसा करने से उन पर अध्ययन और वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। बच्चों, प्रतिवेदन का अर्थ होता है किसी घटना की सूचना देना। अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए। उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए, जैसे तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर इत्यादि। इन सब के सामने रिकॉर्ड रूम होते थे। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों को आप आज भी अभिलेखाकारों में देख सकते हैं। इन पत्रों को खुश नवीसी के माहिर लिखते थे। बच्चों, खुश नवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी किताब में दिए गए चौथे चित्र के बारे में। आपको दिख रहा होगा कि चित्र में एक बहुत बड़ी इमारत है। ये इमारत भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है जो 1920 में बनवाया गया। बच्चों, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। हमें इनसे पता चलता है कि अंग्रेजों की दृष्टि में ये संस्थान कितने महत्वपूर्ण थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी थी। ब्रिटिश शासन, जिसको हम औपनिवेशिक शासन के नाम से भी जानते हैं, इस शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों को विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह राज करने के लिए उसको सबसे पहले सही ढंग से समझना होगा। बच्चों, अब हम सर्वेक्षण के लिए कामों का उल्लेख करेंगे। भारत का एक नक्शा तैयार करने के लिए 19वीं सदी की शुरुआत तक बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता किया जाने लगा। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत में सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा करने लगे। इसके अलावा बच्चों, ब्रिटिश शासन वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण इत्यादि करने लगे। अब हम बात करेंगे आपकी किताब में दिए गए 5वें चित्र के बारे में।
आपको एक पौधा दिखाई दे रहा है। इस पौधे का नाम शरीफे का पौधा है और इस पौधे का जिक्र अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में किया गया है। वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। बच्चों, अब हम आते हैं आपकी किताब के छठे चित्र के बारे में, जो जेम्स प्रिसिप द्वारा 1832 में बनाया गया है। इस चित्र को आप ध्यानपूर्वक देखिए। ये चित्र द्वारा हमें पता लगता है कि बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण का काम चल रहा है और सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। अधिकतर रिकॉर्ड से हमें बस यही पता चलता था कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किस चीज़ में थी, क्योंकि ये सब सारे सरकारी रिकॉर्ड्स थे। बच्चों, इससे हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की वजह क्या थी। इन सब बातों को जानने के लिए हमें दूसरे स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है, जो सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले में थोड़े कठिनाई से मिलते हैं। इन स्रोतों को हम लोगों की डायरियों, तीर्थ यात्राओं और यात्री के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाओं, स्थानीय बाजार में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकों से मिलते थे। बच्चों, जैसे जैसे छपाई का काम बढ़ता गया, उसी हिसाब से लोगों की विचारधारा भी आने लगी। अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी। ये सारे स्रोत पढ़े लिखों से ही मिलते थे। इनसे हमें ये पता नहीं लगता था कि आम आदमी, आदिवासी, किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। बच्चों, आपके इस पहले अध्याय में आपने तारीखों के बारे में पढ़ा, अवधियों के बारे में पढ़ा, ब्रिटिश काल में कैसे आम आदमी की जिंदगी को साझा नहीं किया गया, इसके बारे में पढ़ा। आपकी किताब के बाकी पाठों से आपको इनके शासनकाल का पता लगेगा और क्रांतिकारियों के विद्रोहों के बारे में भी आप पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको ये अध्याय पसंद आया होगा। आपके काफी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे।